वेलकम टू दी MDM ऑनलाइन स्टडी क्लासेस। MDM ऑनलाइन स्टडी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर हम BSc फाइनल ईयर की क्लास के साथ वही हमारा टॉपिक रिंग थ्योरी, जिसमें हमने ऑलरेडी 2 क्लासेस हमारी हो चुकी हैं और आज हमारी 3rd क्लास है, जिसमें हम रिंग थ्योरी के लिए आगे कुछ और टॉपिक्स पे बात करेंगे। प्रीवियस क्लासेस में हमने अभी तक रिंग के बारे में पढ़ा था, रिंग के कुछ टाइप्स पढ़े थे, कुछ हमने रिंग की थ्योरम की थी और कुछ प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ी थी। तो आप हमारी पहले की क्लासेस देखिए ताकि नेक्स्ट क्लासेस में आप अच्छे से समझ सकें। और हम आज एक हमारा नया टॉपिक रिंग थ्योरी का ही स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो क्या है, इंटीग्रल डोमेन या फिर पूर्णांकीय प्रांत। तो स्टार्ट करते हैं नया टॉपिक, इंटीग्रल डोमेन। क्या होता है इंटीग्रल डोमेन, या जिसको हम हिंदी में बोलते हैं पूर्णांकीय प्रांत। सबसे पहले इंटीग्रल डोमेन एक ऐसी रिंग होगा, ऐसी रिंग मतलब जो इंटीग्रल डोमेन है वो रिंग की सारी प्रॉपर्टीज को रखेगा। इंटीग्रल डोमेन एक ऐसी रिंग होगी जो रिंग की सारी प्रॉपर्टीज रखता है, मतलब वो रिंग तो ऑलरेडी है। अब इसका नाम इंटीग्रल डोमेन पड़ा या पूर्णांकीय प्रांत पड़ा तो ये कुछ अपने पास स्पेशल प्रॉपर्टीज रखेगा, तभी इसका नाम क्या हुआ है, इंटीग्रल डोमेन। तो वो क्या स्पेशल प्रॉपर्टीज रखता है जो रिंग के अलावा इंटीग्रल डोमेन में होती हैं। रिंग में तो हमने क्या क्या प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, ध्यान में हो आप लोगों को, तो हमने टोटल 3 प्रॉपर्टीज पढ़ी थी कि अगर कोई नॉन वॉइड सेट R प्लस और क्रॉस हमारी 2 कंपोजिशंस अगर हैं तो इसके लिए रिंग कहलाता है। कब कहलाता है, अगर प्लस के लिए तो ये क्या हो, अबेली ग्रुप या अबेलियन ग्रुप हो या कम्यूटेटिव ग्रुप हो। पहली प्रॉपर्टी हमने ये पढ़ी थी। सेकंड, क्रॉस के लिए ये क्या होना चाहिए, सेमी ग्रुप। क्या होना चाहिए, सेमी ग्रुप, सेकंड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, या जिसको हम बोलते हैं बंटनता, यानी क्रॉस का प्लस पर जो क्या होता था, बंटन होता था। तो ये तो थी रिंग की प्रॉपर्टीज। अब इंटीग्रल डोमेन ऐसी क्या खास बात रखेगा कि इसका नाम इंटीग्रल डोमेन पड़ा, तो वो देखिए, एक ऐसी रिंग जो पहली कंडीशन क्या होगी कि वो रिंग विद यूनिटी होगा। ये टाइप्स मैंने आपको हमारी क्लास में पढ़ाए थे, आप प्रीवियस क्लासेस को देख सकते हैं। रिंग विद यूनिटी, या हम जिसे बोलते हैं तत्समकी रिंग, मतलब वो रिंग तो होगा ही, उसके साथ साथ वो कौन सी प्रॉपर्टी रहेगा, वो तत्समकी रिंग भी होगा। सेकंड प्रॉपर्टी होगी क्रम विनिमय, या जिसको आप इंग्लिश में बोलते हैं कम्यूटेटिव। वो क्या होगा, एक कम्यूटेटिव रिंग होगा। फर्स्ट प्रॉपर्टी रिंग विद यूनिटी, तत्समकी रिंग। सेकंड प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव रिंग यानी क्रम विनिमय वाले। थर्ड प्रॉपर्टी क्या होगी, ये विदाउट जीरो डिवाइजर होगा। ये जिसको आप बोलते हैं शून्य के भाजकों रहित वलय, शून्य के भाजकों रहित वलय। अब समझिए इन तीनों प्रॉपर्टीज़ को। वैसे तो ये तीनों प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको पिछली क्लासेस में बता दी है, जिसने वो क्लासेस देखी है उसे तो इजीली समझ में आ जाएगा कि ये क्या 3 प्रॉपर्टीज़ अलग रख रहा है अपने पास। अब हम बात करते हैं कि रिंग विद यूनिटी, मतलब ये क्रॉस के लिए भी, यानी जो इसकी सेकंड कंपोजिशन है, R अगर कोई आपका सेट है, या D मान लो, अगर इंटीग्रल डोमेन की बात कर रहे हैं हम, D अगर आपका कोई सेट है तो ये क्रॉस के लिए भी क्या होगा, आइडेंटिटी रखेगा या तत्समक अवयव रखेगा। तो पहली प्रॉपर्टी क्या होगी, ये आइडेंटिटी एलिमेंट रखेगा सेकंड कंपोजिशन के लिए, क्योंकि रिंग के पास सिर्फ प्लस के लिए ही आइडेंटिटी होती है, क्योंकि सेकंड कंपोजिशन के लिए वो सिर्फ एक सेमी ग्रुप होता है, तो उसके पास सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी होती है, कौन सी, एसोसिएटिव। किसके लिए, सेकंड कंपोजिशन के लिए, या फिर हम बोल सकते हैं कि गुना के लिए। लेकिन इंटीग्रल डोमेन के केस में इसके पास सेकंड कंपोजिशन के लिए भी आइडेंटिटी होगी, फर्स्ट प्रॉपर्टी होगी। अब सेकंड प्रॉपर्टी क्या होगी कि ये सेकंड कंपोजिशन के लिए भी कम्यूटेटिव होगा, या जिसे हम बोल सकते हैं कि वो क्रम विनिमय होगा, यानी ये सेकंड कंपोजिशन के लिए इस
प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा। अगर हम इसके दो एलिमेंट्स उठाएं कोई भी, तो A क्रॉस B इज इक्वल टू क्या आएगा, B क्रॉस A। तो ये हो गया क्रम विनिमय वलय के लिए। थर्ड प्रॉपर्टी जो है विदाउट जीरो डिवाइजर होगा, वो इंटीग्रल डोमेन जो कैसा होगा, विदाउट जीरो डिवाइजर रिंग बोल सकते हैं आगे इसको, मतलब शून्य के भाजकों रहित वलय। अब हम कल की क्लास में डिस्कस कर चुके हैं कि शून्य के भाजक क्या होते हैं और शून्य के भाजकों रहित वलय कौन सी होती है और शून्य के भाजकों सहित वलय कौन सी होती है। तो शून्य के भाजकों रहित वलय की बात करते हैं हम, तो अगर हम दो एलिमेंट लेते हैं तो इनका गुना जो है, या सेकंड कंपोजिशन के लिए इसकी वैल्यू 0 आती है। कब, जब या तो A 0 होगा या B, मतलब इन दोनों में से किसी एक का 0 होना जरूरी है, तभी ये क्या कहलाती है, शून्य के भाजकों रहित वलय कहलाती है। तो एक रिंग कब इंटीग्रल डोमेन बन जाएगा, उसके पास रिंग की तो 3 प्रॉपर्टीज जो मैंने भी आपको बताई है वो तो होनी ही चाहिए, उसके अलावा ये 3 प्रॉपर्टीज अगर वो और रखता है तो वो रिंग क्या कहलाता है, इंटीग्रल डोमेन कहलाता है। ये तीनों प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए, क्रॉस के लिए ही है ये तीनों प्रॉपर्टी। अगर हम इसकी ब्रीफ में बात करें तो ये बोल सकते हैं कि अगर D आपका कोई सेट है प्लस और क्रॉस के लिए, तो पहली प्रॉपर्टी तो क्या होगी कि D जो है वो प्लस के लिए क्या होगा, अबेलियन ग्रुप। ये तो आप लोगों को समझ में आ गई होगी, क्योंकि एक रिंग है तो रिंग वाली प्रॉपर्टी तो ये रखेगा। सेकंड हम इसको ये बोल सकते हैं कि D जो है वो क्रॉस के लिए भी क्या होगा, सेमी ग्रुप तो होगा ही होगा, विद आइडेंटिटी एंड कम्यूटेटिव। सेमी कम्यूटेटिव ग्रुप विद आइडेंटिटी भी बोल सकते हैं, मतलब इसके पास ये प्रॉपर्टी तो होगी, क्यों, क्योंकि ये रिंग तो ऑलरेडी है, हम बोल ही रहे हैं इंटीग्रल डोमेन एक रिंग तो है ही, ये प्रॉपर्टी तो ऑलरेडी है। ये दो नई प्रॉपर्टीज आ गई। थर्ड प्रॉपर्टी क्या आ गई, D इज विदाउट जीरो डिवाइजर, विदाउट जीरो डिवाइजर रिंग है। तो ये होगी इंटीग्रल डोमेन की डेफिनेशन। अगर हम प्रॉपर्टीज की बात करें तो अबेलियन प्लस के लिए अबेलियन ग्रुप है, मतलब क्या होगा, एक तो इसके पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होगी जो कि प्लस के लिए क्या होती है, ये मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ ताकि ये चैप्टर खत्म होते तक की सारी प्रॉपर्टीज आपको एक बार में ध्यान आ जाए कि हमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज चाहिए होती हैं। पहली एसोसिएटिव, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। दूसरी बात करते हैं आइडेंटिटी की। तीसरी हम बात करते हैं इन्वर्स की। इन्वर्स किसके इक्वल आता है, जब किसी एलिमेंट को उसके इन्वर्स के साथ हम कंपोजिशन लगाते हैं तो सामने उसकी आइडेंटिटी मिलती है। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या थी, कम्यूटेटिव, ये प्रॉपर्टीज रखेगा इंटीग्रल डोमेन, पहली बात। दूसरी प्रॉपर्टी कौन सी रखेगा, क्रॉस के लिए क्या रखेगा, एक डिस्ट्रीब्यूटिव भी आएगी यहाँ पे, डिस्ट्रीब्यूटिव को ध्यान रखना। थर्ड प्रॉपर्टी अगर हम बात करते हैं, क्योंकि वो रिंग तो ऑलरेडी है, रिंग है तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी वो रखेगा ही। थर्ड प्रॉपर्टी क्रॉस के लिए बात करते हैं तो A क्रॉस B क्रॉस C इज इक्वल टू A क्रॉस B, ये तो रिंग भी रखती है। कौन सी प्रॉपर्टी, क्रॉस के लिए एसोसिएटिव या सेमी ग्रुप। थर्ड प्रॉपर्टी A डॉट E या E डॉट A इज इक्वल टू A। फोर्थ प्रॉपर्टी A डॉट B इज इक्वल टू B डॉट A। अब यहाँ पे इन्वर्स की बात नहीं आ रही, इसके लिए तो इन्वर्स भी जरूरी है क्योंकि वो एक अबेलियन ग्रुप है। यहाँ पे सिर्फ दो प्रॉपर्टीज नहीं आई हैं, कौन कौन सी, एक तो आइडेंटिटी वाली और एक कम्यूटेटिव वाली। फोर्थ प्रॉपर्टी हम बोलें A डॉट B इज इक्वल टू अगर 0 है, इफ A डॉट B इज इक्वल टू 0 देन या तो A 0 या B 0। तो ये प्रॉपर्टीज मैंने एक बार फिर से सारी रिपीट कर दी। डिस्ट्रीब्यूटिव के केस में आप क्या बोलेंगे कि A क्रॉस B प्लस C क्या होता है, A क्रॉस B प्लस A क्रॉस C। तो ये होती हैं हमारी कुछ प्रॉपर्टीज़ जो आपको पता होनी चाहिए, कब, जब ये D जो है इंटीग्रल डोमेन बन जाता है। इसको आप ये बोलेंगे यहाँ पे इंटीग्रल डोमेन, हिंदी में इसको बोलते हैं पूर्णांकीय प्रांत। तो 3 प्रॉपर्टीज़ आपको ध्यान में रखनी है।
इसके लिए एक एग्जाम्पल पे बात कर लेते हैं, इंटीग्रल डोमेन का एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कोई एक एग्जाम्पल लेते हैं, कोई रिंग ली हमने एक, Z3 इज इक्वल टू, कैसी है, एलिमेंट है इसमें 0 1 2 और कंपोजिशन है +3 और क्रॉस 3। ये हम कल भी बात कर चुके हैं इस पे हम। ये क्या कह रहा है कि ये जो रिंग Z3 है ये एक इंटीग्रल डोमेन भी है। कैसे है देखिए, इसकी अगर हम संक्रिया सारणी या फिर कंपोजिशन टेबल बनाते हैं, जो आप ग्रुप थ्योरी में पहले बना चुके हैं टेबल्स, प्लस के लिए और क्रॉस के लिए, तो यहाँ पे क्या आएगा 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2। तो इस टेबल से भी हम बता सकते हैं कि क्या ये ग्रुप है। ग्रुप थ्योरी में भी तो हम टेबल से ही बता देते थे कि क्या ये ग्रुप क्रम विनिमय है या ये ग्रुप की सारी प्रॉपर्टीज फॉलो करता है या नहीं। तो यहाँ पे हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो 0 में 0 का ऐड 0, 0 में 1 का ऐड करेंगे तो क्या आएगा 1 और इसमें 2, क्योंकि ये इसकी आइडेंटिटी होती है। आइडेंटिटी क्या करती है, वापस इस आइडेंटिटी को किसी के साथ भी आप कंपोजिशन लगाएंगे तो वापस वही एलिमेंट मिलेगा। तो देखो यहाँ से पता चल रहा है ना कि 0 आ गया, 1 का 1, 2 का 2, इट मीन्स ये इसकी क्या है, आइडेंटिटी है। नेक्स्ट करते हैं हम 0 देन 2, फिर आ गया 3। अब देखिए कंपोजिशन यहाँ पे क्या आपकी 1 + 3 चल रहा है यहाँ पे, यानी 1 और 2 का ऐड क्या आ गया 3। अब क्रॉस के लिए तो मैंने कल आपको बताया था कि जब ऐसी कंडीशन आ जाती है, जैसे कल हमने एक एग्जांपल किया था 2 × 3 वाला, जिसमें यहाँ पे 6 आ गया था, तो 6 में 6 का क्या दिया था आपने, डिवाइड दिया था, तो आंसर क्या मिला था, रिमाइंडर दैट इज इक्वल टू 0। ये बात थी क्रॉस की। आज बात कर रहे हैं हम प्लस की। प्लस के केस में डिवाइड देने के बजाय आपने वो मॉड्यूल क्या करना होता है, माइनस करना होता है। जैसे 1 + 2 क्या आया आपका 3 आया। अब अगर 3 से छोटा है, मान के चलिए यहाँ पे जैसे इसमें मैंने किया था 1 + 1 2, ये 1 + 1 2 ही देगा आंसर जब तक ये 3 से छोटा है। ये वैल्यू जब तक ये 3 से छोटी है तब तक तो वही वैल्यू आएगी। जैसे ही वो 3 के बराबर या 3 से बड़ी हो जाएगी, उस केस में आप ये मॉड्यूल इसमें से क्या कर देंगे, माइनस, यानी क्या मिलेगा आपको 0 मिलेगा। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 1 + 1 2 और 1 + 2 3, यानी कि क्या आ जाएगा 0। सॉरी यहाँ पे 1 कर लीजिए, एक मिनट, ये मिस्टेक से लिख दिया मैंने 0, यहाँ पे 1 आएगा। 0 + 1 तो 1 होगा ना, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 0। नेक्स्ट आएगा 2 + 0 2, अब फिर 2 + 1 क्या आपके पास 3, यानी फिर आप क्या करेंगे 3 माइनस करेंगे, तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको 0। अब 2 + 2 की बात करते हैं। 2 + 2, 2 और 2 क्या होगा 4 होगा। ये 3 से बड़ा ही होगा, 3 से बड़ा होगा तो 4 में से क्या कर देना, 3 को माइनस कर देना। जैसे कल हम क्या कर रहे थे, डिवाइड कर रहे थे। प्लस मॉड्यूल के केस में क्या करना होता है, माइनस कब करना होता है, जब उसकी वैल्यू मॉड्यूल के बराबर या उससे क्या आ जाए, बड़ी आ जाए। तो अब यहाँ पे देखिए 4 की जो वैल्यू है 3 से बड़ी है, तो 3 माइनस कर देंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको 1। ये बन चुकी है हमारी कंपोजिशन टेबल। अब क्रॉस के लिए बात करते हैं। अब 0 है, 0 को तो 0 ही आएगा, सबके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो अब 0 0 0। नेक्स्ट क्या मिलेगा आपको, 1 × 0 0 और 1 × 1 1 मिलेगा, 1 × 2 2 मिलेगा। नेक्स्ट 2 × 0 0 और 2 × 1 2, 2 2 जा 4। अब 4 आ चुका है 2 और 2 का, इस बार आप 3 का क्या दे देना, डिवाइड, तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको 1 मिलेगा। ये आ चुकी है आपकी कंपोजिशन टेबल। ये आप लोगों को बनानी आती है, मैंने एक बार आपको रिकॉल करवाई है, फर्स्ट ईयर में ये चीज़ें आप लोग बना चुके हैं टेबल्स। इस टेबल को देखते हुए हम बता सकते हैं कि क्या इसमें आइडेंटिटी है, क्या हमारा इन्वर्स है, क्या ये हमारी कम्यूटेटिव है या नहीं है। तो देखिए क्या ये कम्यूटेटिव है या नहीं, इसके लिए तो हम क्या करते हैं कि जो इस टेबल का मुख्य विकीर्ण का जो अवयव होता है, मुख्य विकीर्ण का अवयव, उसको देखते हैं कि क्या उसके इधर वाले एलिमेंट और उधर वाले एलिमेंट सम्मित हैं, यानी समान है। अगर समान है तो ये क्या होता है, कम्यूटेटिव ग्रुप होता है। तो आप इस टेबल को देख के बता सकते हैं कि क्या ये कम्यूटेटिव है। हाँ जी, दिख रहा है ये क्या है, सम्मित है, मतलब ये पहली प्रॉपर्टी को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है, कम्यूटेटिव है। दूसरी प्रॉपर्टी, क्या ये क्रॉस के लिए, अभी रिंग तो ऑलरेडी थी, हमने चेक क्या करना है कि इंटीग्रल डोमेन है या नहीं। मतलब प्लस के लिए तो आप चाहे देखिए चाहे ना देखिए, ये अबेलियन ग्रुप बनेगा ही बनेगा। क्रॉस के लिए हमने सिर्फ ये देखना है कि क्या आइडेंटिटी रखता है ये अपने पास,
हाँ जी, आइडेंटिटी भी दिख रही है। इसके लिए आइडेंटिटी क्या होगी 1। जब भी किसी एलिमेंट को उसके हर एलिमेंट के साथ कंपोजिट करवाते हैं तो वापस वही अगर मिल जाता है तो वो हमारी क्या होती है, आइडेंटिटी। तो इसके पास आइडेंटिटी भी है, ये कम्यूटेटिव भी है। अब तीसरी बात क्या रहेगी, क्या ये विदाउट जीरो डिवाइजर है। उसके लिए देखिए आप कहीं पे भी आपको ऐसा दिख रहा है कि दोनों एलिमेंट हमारे क्या हों, नॉन जीरो हों और उनको आपने क्रॉस करवाया और इक्वल में जीरो मिल गया हो। देखिए इस टेबल को, कहीं दिख रहा है आपको ऐसा कि एक को एक के साथ करवाया जीरो मिला, नहीं मिला। एक को दो के साथ करवाया दो ही मिला, दो को फिर एक के साथ करवाया दो ही मिला, दो को फिर दो से करवाया फिर एक ही मिला। मतलब जब तक यहाँ पे जीरो नहीं था या यहाँ पे, तब तक आंसर आपको जीरो मिला है। मतलब जीरो था तभी आंसर जीरो मिल रहा है, जीरो नहीं है तो आंसर नहीं मिल रहा है। इट मीन्स ए क्रॉस बी, अगर ये एलिमेंट ए बी है, जीरो आ रहा है कब, जब या तो ए जीरो हो या फिर बी जीरो। तो ये रिंग क्या बन चुकी है आपकी, विदाउट जीरो डिवाइजर। इट मीन्स ये Z3 आपका क्या है, एक इंटीग्रल डोमेन है। इंटीग्रल डोमेन है तो मतलब ये हमारा इंटीग्रल डोमेन की तीनों प्रॉपर्टीज को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। इस टेबल को देखते हुए आप सब कुछ बता सकते हैं कि ये कम्यूटेटिव भी है और ये आइडेंटिटी भी रखता है और ये विदाउट जीरो डिवाइजर भी है। इसका पता हमने कैसे लगाया कि कोई भी दो नॉन जीरो एलिमेंट का मल्टीप्लाई जीरो नहीं आ रहा। अगर ऐसा होता तब वो क्या बन जाता, विद जीरो डिवाइजर, जो कि हम कल पूरा डिस्कस कर चुके हैं। तो आई थिंक आपको एग्जाम्पल अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इंटीग्रल डोमेन पे ये बात हो चुकी है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, एक थ्योरम की बात करते हैं। इम्पॉर्टेंट थ्योरम है हमारी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम बोल सकते हैं आप इसे, थ्योरम नंबर 1.3। स्टेटमेंट देखिए पहले तो थ्योरम की क्या है। रिंग, एक रिंग दी हुई है आपको, जैसे भी हमने Z3 ली थी वैसे एक रिंग है ZP। कैसे एलिमेंट है इसमें, 0 1 2 एंड सो ऑन P-1, ये एलिमेंट्स हैं। और कंपोजिशन क्या आपके पास, कंपोजिशन है हमारे पास +P एंड क्रॉस P। ये एक रिंग दी हुई है। क्या कह रहा है, इज एन इंटीग्रल डोमेन, थ्योरम की स्टेटमेंट देखिए, इज एन इंटीग्रल डोमेन इफ एंड ओनली इफ, जो कल एक थ्योरम की थी सेम कंडीशन, इफ एंड ओनली इफ P इज प्राइम। ये इसको बोल दो अभाज्य। ये है हमारी थ्योरम कि आपको एक रिंग दे रखी है ZP। अब P की वैल्यू हमें नहीं पता क्या है, पर इतना पता है कि P क्या होना चाहिए, प्राइम होना चाहिए। कहते हैं ZP इंटीग्रल डोमेन बन जाएगा कब, एक ही कंडीशन में बनेगा जब P की वैल्यू क्या हो, प्राइम नंबर हो। प्राइम नंबर कौन से होते हैं आप लोगों को ध्यान में होगा, अभाज्य संख्याएं जो खुद के अलावा किसी में भी डिवाइड नहीं होते, मतलब ओनली खुद में ही उनका डिवाइड जाता है, तो वो होते हैं हमारे प्राइम नंबर्स। तो इस थ्योरम को स्टार्ट करने से पहले आपको दिख रहा है कि यहाँ पे इफ एंड ओनली इफ का केस आ चुका है, मतलब आपको दोनों प्रॉपर्टीज फॉलो करके दिखानी पड़ेंगी। अगर आप ZP को इंटीग्रल डोमेन लेकर चलते हैं तो आपको P को प्राइम प्रूव करके दिखाना है, और कन्वर्स पार्ट में अगर आप P को प्राइम लेते हैं तो ZP को आपको क्या दिखाना है, इंटीग्रल डोमेन प्रूव करके दिखाना है। तो स्टार्ट करते हैं थ्योरम। स्टेटमेंट आप लोगों को समझ में आ गई होगी। प्रूफ के लिए देखिए हम मान लेते हैं लेट ZP इज एन इंटीग्रल डोमेन। हमने इसको मान लिया कि ये क्या है, एक इंटीग्रल डोमेन है। अगर ये इंटीग्रल डोमेन है तो आपको प्रूव क्या करना है, P इज प्राइम, ये आपको प्रूव करना है। अब हम इसको जो करेंगे ना, उल्टा प्रूव करेंगे। हम मानेंगे कि P प्राइम नहीं है, हम ये मान लेंगे कि P प्राइम है ही नहीं, क्योंकि हम इसके ZP के पहले एलिमेंट लेंगे। ZP में से दो एलिमेंट लिए आपने, A और B, या फिर आप ये बोल सकते हैं, या आप ये बोल दीजिए P1 P2 कोई एलिमेंट P से मिलकर बना है जो। ये हमने A और B में से दो एलिमेंट लिए, A और B ZP में से दो एलिमेंट लिए, ठीक है। अब अगर ये इंटीग्रल डोमेन है तो आपको पता है ये क्या करेगा, विदाउट जीरो डिवाइजर होगा, यानी A क्रॉस, जब आप ये करवाएंगे ये आपको क्या मिलेगा, जीरो अगर लेकर चलेंगे तो या तो A जीरो होगा
या फिर बी। अभी मैंने सिर्फ इंटीग्रल डोमेन की कंडीशन लगाई है कि ए और बी मैंने दो एलिमेंट लिए इंटीग्रल डोमेन में से, और अगर ये कंडीशन फॉलो होगी तो ये क्या बन जाएगा, इंटीग्रल डोमेन बन जाएगा, मतलब ये कंडीशन फॉलो होगी। अब पी हमने कैसा लिया है, प्राइम। अब इसको कंट्राडक्ट से करते हैं, कंट्राडक्ट यानी विरोधाभास से करेंगे इस थ्योरम को। विरोधाभास कैसे, हम बोलेंगे नहीं पी जो है प्राइम नहीं है, पी इज नॉट प्राइम, या फिर इसको आप बोल दो कंपोजिट नंबर है ये। अब अगर ये प्राइम नहीं है तो मैं ये बोल सकती हूँ कि P जो होगा वो P1 इसके बराबर होगा, ये दोनों कंपोजिट नंबर से मिलकर बना होगा, जहाँ पे P1 की वैल्यू जो है वो 1 से तो क्या होगी हमेशा बड़ी, P से क्या होगी छोटी। इस चीज़ को समझिए अब आप पहले। सबसे पहले तो देखिए प्राइम नंबर की बात करते हैं, कोई एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे 5 एक प्राइम नंबर है। अगर 5 प्राइम नंबर है तो क्या 5 को आप किन्हीं दो संख्याओं के गुना के रूप में लिख सकते हैं, 1 को छोड़ के। 1 के साथ तो लिखा जा सकता है ना, ये लो 5 × 1 हो गया ये कंपोजिट। 1 के अलावा हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते, तभी मैंने P को क्या माना है कि प्राइम नहीं है। प्राइम नहीं है तो P को कैसे लिख सकती हूँ मैं, P1 × P2, यानी मान के चलिए 6 है, अगर प्राइम नहीं है तो 6 है। 6 को आप कैसे लिख सकते हैं, 2 और 3 के गुना के बराबर। अब 2 × 3, अब आप ये देखिए इन दोनों में से कोई भी 1 नहीं है, कंपोजिट नंबर के केस में ऐसा नहीं होगा। जब भी प्राइम नंबर होगा तो आप उसको 1 के साथ ही गुना में लिख सकते हैं, तभी यहाँ पर लिखा गया है कि ये जो P1 है ये कभी भी 1 के बराबर नहीं है, क्योंकि अगर ये 1 के बराबर हो गया तो ये प्राइम बन जाएगा, ये कंपोजिट नहीं रहेगा। ना तो ये 1 के बराबर है और ना ही ये P के बराबर है। P के बराबर भी क्यों नहीं है, क्योंकि अगर ये P के भी बराबर हो जाता है तो भी ये क्या बन जाता है, प्राइम बन जाता है, जबकि हमने इसको क्या माना है, ये प्राइम नहीं है। तो इस एग्जाम्पल को आप यहाँ से समझ सकते हैं, इस एग्जाम्पल से इस चीज़ को आप समझ सकते हैं कि ये P1 और P2 जो है वो 1 से बड़े और P से छोटे होंगे, क्योंकि ऐसा होते ही ये आपका क्या हो जाएगा, प्राइम नंबर बन जाएगा, इसलिए ये कंडीशन फॉलो होगी। अब आप लोगों ने मॉड्यूल की बात की हुई है कि यहाँ पे P1 क्रॉस P आ चुका है यहाँ पे, और P2 यानी P1 × P2 अगर मैं फाइंड करूँ तो इन दोनों का जो गुण है वो वापस P के बराबर है। P के बराबर है यानी P में P का आप क्या दोगे, डिवाइड दोगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, 0, रिमाइंडर मिल जाएगा 0, यानी P1 P2 की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। P1 P2 की वैल्यू 0 आ गई, जबकि ना तो P1 0 है और ना ही P2 0 है, फिर भी आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। समझ रहे हो इस चीज़ को आप, कि ये जो मॉड्यूल वाली प्रॉपर्टी है ये मैंने लगा दी कि यहाँ पे P है और यहाँ पे भी क्या है, P है, यानी जो भी मैंने किया था 2 × 3, ये जो आपका था 6, और यहाँ पे भी अगर आपको 6 मिल जाए तो आप 6 में 6 का डिवाइड देते हैं तो 2 × 3 किसके बराबर आ जाता है, 0 के। क्यों, क्योंकि रिमाइंडर 0 आता है, तो यहाँ पे भी सेम कंडीशन, ये किसके इक्वल आ गया, 0 के। जबकि हमने पहले ही बोल दिया कि P1 जो है वो P2 से छोटा है और 1 से तो बड़ा है, P से हमेशा क्या है, छोटा है, मतलब दोनों में से कोई भी 0 नहीं है। दोनों में से कोई भी 0 नहीं है, फिर भी आंसर क्या आ गया, 0। ये तो हमारी बात क्या होगी, गलत होगी। हमने बोला था कभी भी हम दो एलिमेंट अगर उठा रहे हैं उनमें से किसी एक को तो 0 होना ही पड़ेगा, क्योंकि ZP है क्या, इंटीग्रल डोमेन है। इंटीग्रल डोमेन है तो वो कैसा है, विदाउट जीरो डिवाइजर, यानी कि शून्य के भाजकों रहित है। जबकि हमारी ये कंडीशन क्या कह रही है, हमारी ये कंडीशन कह रही है कि ये जो है शून्य के भाजक सहित आ चुका है, मतलब शून्य के भाजक सहित आ चुका है, मतलब हमारी मानी हुई बात जो हमने पहले मान ली थी कि ZP तो इंटीग्रल डोमेन है, वो क्या होगी, गलत, यानी विरोधाभास हो गया। यहाँ पे कंट्राडिक्शन की कंडीशन आ गई, मतलब जो हमने माना था कि P जो है वो कंपोजिट नंबर है वो क्या हो गया, गलत, मतलब P को क्या होना पड़ेगा, प्राइम नंबर ही होना पड़ेगा। हमने अपनी कंडीशन अलग ली थी, हमने कहा नहीं P प्राइम नहीं है, नहीं था वो प्राइम, तो हमारी जो थ्योरम में मानी हुई बात थी, जो स्टार्टिंग हमें दी हुई थी कि वो क्या है, इंटीग्रल डोमेन, वही क्या होगी, गलत होगी, जो कि क्या हो गया, कंट्राडिक्शन की कंडीशन आ गई, मतलब इसको प्राइम होना पड़ेगा। तो ये तो हुआ उसका फर्स्ट पार्ट अभी प्रूफ। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। एक बार में अगर आपको समझ में नहीं आता इसको फिर देखिए पूरा, इसको मैंने आपको एक्सप्लेन करने की ट्राई की है कि यहाँ पे कैसे ये कंडीशंस बनी है। अब इसका देखिए कन्वर्स पार्ट। कन्वर्स पार्ट में आप क्या लेंगे, कन्वर्स पार्ट में आप बोलेंगे कि P जो है वो कैसा है, प्राइम नंबर है, और इसको प्रूव करेंगे इंटीग्रल डोमेन। यहाँ पे आप बोलेंगे ZP जो है
वो पहली बात बोल दीजिए तत्समकी क्रम विनिमय वलय है। और अब इसको प्रूव क्या करवाना है, इंटीग्रल डोमेन, यानी बस प्रूव क्या करवानी है आपने कंडीशन कि ये विदाउट जीरो डिवाइजर है। ये क्यों लिया हमने, क्योंकि अभी आपने एक कंपोजिशन टेबल बनाई थी, उसमें आपने देख लिया था कि ये तत्समकी आइडेंटिटी भी रखेगा, क्रम विनिमय भी होगा। बस कंडीशन ये देखनी है कि क्या वो विदाउट जीरो डिवाइजर है। अगर वो विदाउट जीरो डिवाइजर है तो ये जेड पी क्या बन जाएगा, इंटीग्रल डोमेन। साथ ही हमने कंडीशन क्या लेनी है कि पी क्या है, प्राइम नंबर है। अब आपने कोई दो एलिमेंट लेने हैं ए और बी, कहाँ से, जेड पी में से, और ये चीज़ आप खुद लेकर चलेंगे। यहाँ पे आप इसको जीरो लेकर चलेंगे और प्रूफ क्या करके दिखाएंगे, या तो ए जीरो या फिर बी जीरो। अगर ये चीज़ प्रूफ हो जाती है तो ये जेड पी क्या बन जाएगा, विदाउट जीरो डिवाइजर, और ये क्या हो जाएगा, एक इंटीग्रल डोमेन बन जाएगा। तो ये कंडीशन आपको समझ में आ गई होगी कि ए क्रॉस पी इक्वल टू हमने क्या लिया है, जीरो। अब यहाँ पे हमने एक चीज़ और मान रखी कि पी क्या है, प्राइम। अब देखिए सेम वही कंडीशन मॉड्यूल वाली कि यहाँ पे ये ए क्रॉस पी बी इक्वल टू क्या आ रहा है, जीरो। मतलब मैं ये बोल सकती हूँ कि अगर इसकी वैल्यू जीरो आ रही है तो पी का इसमें रिमाइंडर बचेगा, जो मतलब पी का जो ए बी में भाग देंगे वो पूरा पूरा जाएगा। ये बात बोल सकती हूँ मैं यहाँ कि अगर ए को बी से गुना कर रहे हैं और यहाँ पे क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है, यानी इसको आप ये बोल सकते हैं ए बी की वैल्यू क्या है, जीरो। ये कब जीरो होगी, जब ये जो पी है इसका ए बी में पूरे का पूरा क्या चला जाएगा, डिवाइड। जैसे वही सेम एग्जाम्पल उठा रही हूँ मैं, ये जीरो कब मिला था, जब 2 × 3 यानी ए बी और ये पी क्या है 6, इसका पूरा पूरा क्या चला जाएगा, इसमें भाग चला जाएगा। ये रिमाइंडर का साइन होता है, भाग का साइन नहीं है ये रिमाइंडर। मतलब पी का ए बी में पूरा पूरा क्या जाएगा, डिवाइड जाएगा। अब हमने पहले क्या बोल दिया, पी क्या है, प्राइम है, जबकि ए और बी दोनों कैसे हैं, अलग अलग नंबर हैं। तो या तो पी का पूरा पूरा ए में भाग जाएगा या पूरा पूरा बी में। ये कंडीशन यहाँ से आएगी क्योंकि ए बी तो कंपोजिट है ना, तो कंपोजिट का तो पी में भाग जाने से रहा। ऐसा तो हो नहीं सकता कि अगर ये 5 है तो ये 6 है, तो दोनों में से डिवाइड एक में ही जाएगा, कि इनके मल्टीपल की फॉर्म में नहीं जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आप कि P प्राइम था और ये कंडीशन मॉड्यूल वाली है कि P का ए बी में पूरा पूरा भाग जाएगा। मतलब अब P प्राइम है तो P का या तो A में भाग जाएगा या B में, क्योंकि वो प्राइम है। अब यहाँ से अगर या तो A में जाएगा या B में जाएगा, तो यहाँ से आपको क्या कंडीशन मिलेगी कि इन दोनों में से किसी एक को क्या होना पड़ेगा, जीरो होना पड़ेगा। या तो A को जीरो होना पड़ेगा या B को जीरो होना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा तभी पॉसिबल है। हमने इसको ऑलरेडी क्या बोल दिया कि ये तो एक कंपोजिट नंबर है। ऐसा तभी पॉसिबल होगा जब या तो A जीरो आ जाए या फिर B जीरो आ जाए, तभी ये कंडीशन फॉलो होगी। अदरवाइज ये कंडीशन फॉलो हो ही नहीं सकती। अगर A जीरो या फिर B जीरो आ जाता है तो ये जेड पी क्या बन जाता है, इंटीग्रल डोमेन बन जाता है। तो जेड पी कब इंटीग्रल डोमेन बन रहा है, जब P कैसा है, प्राइम। मतलब इन दोनों में से आपको कभी भी ये कंडीशन नहीं मिलेगी कि A और B, जैसे ये जो फॉर्म आई है कि वो कंपोजिट नंबर हो जाए। यानी जब भी आपको जेड पी मिलेगा ये हमेशा एक प्राइम नंबर ही मिलेगा। फॉर एग्जांपल मैंने अभी आपको जो एग्जांपल करवाया था वो भी कैसा था, Z3, जहाँ पे 3 क्या था आपका, एक प्राइम नंबर ही था। यानी ये जितने भी आपको, जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल लिखूँ, ये जितने भी हैं ये सारे के सारे क्या होंगे, इंटीग्रल डोमेन होंगे, क्योंकि P की वैल्यू क्या है, प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। तो इस थ्योरम को आप एक बार और देखिएगा, क्योंकि ये थ्योरम थोड़ी सी डिफरेंट है। ये इसका फर्स्ट पार्ट था, समझने की कोशिश कीजिएगा, वीडियो को एक बार फिर से देखिए और हम नेक्स्ट फिर थ्योरम को करेंगे। एक बार इस थ्योरम को आप फिर से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। तो आज हमने इंटीग्रल डोमेन के बारे में पढ़ा और इंटीग्रल डोमेन की एक थ्योरम की है। तो ये थ्योरम आप अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। इसके बाद हमें इसके एग्जाम्पल्स पे बात करेंगे और कुछ नया पढ़ने को मिलेगा हमें इसमें। आज की क्लास के लिए इतना ही। ज़्यादा से ज़्यादा आप इन वीडियोस को शेयर कीजिए ताकि सभी इसका मैटर का बेनिफिट ले सकें। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।